कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रहे थे और ये लेक्चर थर्ड होगा जिसमें मैं आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताऊंगा। इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने सेल वॉल के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको दो चीज़ बताया था फंक्शन, एक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में और एक यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो यूकैरियोटिक सेल का जो फंक्शन है वो ये है, जैसे बैंक का फंक्शन होता है उसी तरह से SBIP, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और प्रोडक्शन। एस से क्या था, सेफ था। बी से था क्या था, बैरियर था। आई से क्या था, इंटरेक्शन था। पी से क्या था, प्रोटेक्शन था। ये सब मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब पे मेरे चैनल पे जाके आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल में जो फंक्शन है वो ये है कि ये इट प्रिवेंट ये सेल वॉल का फंक्शन बता रहे हैं, समझे। इट प्रिवेंट फ्रॉम ब्रस्टिंग और कोलैप्सिंग। तो इस तरह से मैंने कुछ बताया था। अब हम लोग स्टार्ट, और मैंने एक चीज़ बताया था कि इससे आ सकता है क्वेश्चन कि एल्गी का सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है। तो होता है ग्लैक्टन्स, मैनन्स और कैल्शियम कार्बोनेट एक मिनरल्स है। प्लांट की बात करें तो प्लांट का सेल वॉल बना होता है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन। फिर बात करते हैं फंगी की तो वो होता है काइटिन और पॉलीसेकेराइड। बात करते हैं, हम लोग जानते हैं कि सेल वॉल जो होता है वो आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट एंड फंगी। आउटर कवरिंग इसलिए ये सेल वॉल तो मोनेरा में भी होता है, लेकिन वो आउटर कवरिंग नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि मोनेरा सेल वॉल के बाहर मोनेरा में ग्लाइकोकैलिक्स हो, जिसकी वजह से वो आउटर कवरिंग नहीं है। इसलिए एनसीईआरटी में बड़ा प्यारा लाइन लिखा हुआ है कि आउटर सेल वॉल इज आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट एंड फंगी, क्योंकि फंगी का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन और पॉलीसेकेराइड का बना होता है। ये सब चीज़ बताया था मैंने आपको। आज हम लोग इससे पिछले लेक्चर में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैंने 3 मॉडल पढ़ाया था, डेनियल डेविसन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ही हमारे सिलेबस में है। और इसके अकॉर्डिंग मतलब प्रोटीन का आइसबर्ग फ्लोट कर रहा है लिपिड के महासागर में। ए नंबर ऑफ प्रोटीन आइसबर्ग्स आर फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड। तो इस तरह से मैंने कुछ बताया था। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेपरेटिंग आउटर एक्वस एनवायरनमेंट विद इनर एक्वस एनवायरनमेंट। क्या मतलब है इसका, देखिए मैं बता रहा हूँ। अब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का चर्चा रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर फ्रेश टॉपिक पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग पढ़ रहे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पीएम से समझ आइए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेपरेटिंग आउटर एक्वस environment with inner aqueous environment। अब देखिए, इसी चीज को अगर सिंपल वर्ड में कहा दिया जाए तो आउटर एक्वस एनवायरनमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। और इनर एक्वस एनवायरनमेंट को क्या कहते हैं, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। समझे। जब मैं आपको नर्व कंडक्शन बताऊंगा तो उसमें जो एक्सोप्लाज्म होता है, या इसको इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं। तो इसके अंदर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है और बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है रिलेटिव। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि घर के बाहर मेन होते हैं, तो मेन से याद रखिए सोडियम, और घर के अंदर कौन रहती है, कुड़िया। ये इस चीज का विरोध किया था प्रेमचंद ने। उन्होंने बताया था कि दोनों को हक है, लेकिन हम लोग याद रखने के लिए रख सकते हैं कि जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड मतलब जो न्यूरॉन्स है, अगर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाए तो इस तरह का कुछ होता है, माइलिनेटेड है ऐसे। तो ये इस तरह से, इसके अंदर क्या है, K+ ज्यादा है और बाहर क्या है, Na+ ज्यादा है, समझे। तो ये भी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। इसको कहते हैं प्लाज्मा एक्सोमेम्ब्रेन, समझे। ठीक है।
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेपरेटिंग आउटर एक्वस एनवायरनमेंट इनर एक्वस एनवायरनमेंट। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसके अकॉर्डिंग बोला गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। मान लेते हैं ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, तो इसके बाहर भी पानी, इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, इसके अंदर भी पानी। तो एक्चुअली सेल की बात करें, मान लेते हैं ये कोई सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये वैक्यूल है, मान लेते हैं ये प्लांट सेल है, तो इसके बाहर सेल वाल भी होगा, समझे। तो सेल के बाहर भी पानी है, सेल के अंदर भी पानी है, तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो हाइड्रोफोबिक टेल है, वो हाइड्रोफोबिक टेल ये पानी से बच के रहता है, क्योंकि यहाँ पे पानी है तो ये पोलर है और ये नॉन पोलर है, और ये पोलर हेड है, पोलर हेड। हम लोग जानते हैं कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब पोलर में पोलर डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर डिसॉल्व होगा, समझे। तो पोलर एज द मतलब पोलर चीज पोलर साइड होगा, एक सेकंड, और नॉन पोलर चीज इसलिए बचा रहता है। इस यही रीजन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। दिस इज द रीजन बिहाइंड व्हाई हाइड्रोफोबिक टेल इज टुवर्ड्स, मतलब सेंट्रल पार्ट में होता है, नॉट पोलर पार्ट में। इस तरह से कुछ होता है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अगर बनाए तो। तो देखिए सेल के बाहर भी पानी है और अंदर भी पानी है, इसीलिए ये जो पोलर है ये इस साइड है, क्योंकि पानी से ये प्यार करता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, ये हाइड्रोफिलिक है, ये जो पोलर हेड है ना ये हाइड्रोफिलिक है, और हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, जो वाटर से प्यार करता है, वाटर लविंग इन नेचर। और ये जो नॉन पोलर टेल है ये वाटर से इसको डर है, इस वजह से ये अंदर की तरफ होता है। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इस तरह से बना रहा हूँ। तो सेल के बाहर भी पानी, सेल के अंदर भी पानी, और इसीलिए हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है वो सेंट्रल पार्ट होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेपरेटिंग आउटर एक्वस एनवायरनमेंट विद इनर एक्वस कंपार्टमेंट, जिसको हम लोग फिर बाद में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, स्ट्रक्चर तो हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग जानते हैं कि इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। लिपिड भी दो तरह के होते हैं, एक फॉस्फोग्लिसराइड जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड भी कहते हैं, और एक होता है कोलेस्ट्रॉल। तो हम लोग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अब। Two type of lipid present in cell membrane। पहला फॉस्फोलिपिड, इसको फॉस्फोग्लिसराइड भी बोला जाता है, ग्लिसराइड। दूसरा कोलेस्ट्रॉल जो है ये स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है सेल मेम्ब्रेन को, ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। अगर बात करें तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसको बड़ा बनाते हैं और इस तरह से कुछ होता है, समझे। इसको भी बड़ा बना लीजिएगा। ये क्या है, पोलर हेड है। ये हाइड्रोफिलिक है, और ये क्या है, नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड मतलब क्या, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, समझे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं होगा। ये ऑर्गेनिक में आप लोग पढ़िएगा, इसमें COH ग्रुप होता है ट्राइग्लिसराइड में,
तो ये यहाँ पे भी आप सोचिएगा ये अनसैचुरेशन है। देखिए ये सैचुरेटेड नहीं है क्योंकि ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जो कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से नहीं बनता है, समझे? ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी एक नीट पीवाईक्यू है कि फॉस्फोलिपिड फॉर्म्स द बाइमोलिक्यूलर लेयर in lipid part. Phospholipid form the bimolecular layer. Phospholipid layer form the bimolecular layer in lipid part. ठीक है, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो आरबीसी की बात करें तो आरबीसी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 40% लिपिड का बना है। इस पर केमिकल इन्वेस्टिगेशन हुआ और 52% प्रोटीन का बना है, और अदर में बात करें तो कार्बोहाइड्रेट है। लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ है आरबीसी। और न्यूक्लियस की बात करें तो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। अब बात करते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट में कैसे मदद करता है। ट्रांसपोर्ट पर सबसे पहली बात करें, मान लेते हैं ये आउटर मेम्ब्रेन, ये न्यूट्रल सॉल्यूट जो है, न्यूट्रल सॉल्यूट मान लेते हैं ये है न्यूट्रल सॉल्यूट, ये है, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका डायरेक्ट सिंपल डिफ्यूजन हो जाता है। सिंपल डिफ्यूजन। देखिए एक वर्ड होता है ग्रेडियंट, इसका मतलब होता है डिफरेंस। दो तरह का ग्रेडियंट होता है, एक केमिकल ग्रेडियंट होता है और एक फिजिकल ग्रेडियंट होता है, समझे? तो न्यूट्रल सॉल्यूट जो होता है वो ब्रीफली पास कर जाता है, जिसको हम लोग सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। और हम लोग जानते हैं ग्लूकोज और अमीनो एसिड जो है वो पोलर इन नेचर, और वो नॉन पोलर लिपिड लेयर के बीच, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड पोलर है, तो इस वजह से वो नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर के उस साइड नहीं जा सकता। एज द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट pass through non-polar bilipid layer, that's why they require a carrier protein, और इस प्रोसेस को हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। देखिए समझे, तो इसमें एक प्रोटीन होता है, ये भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ही होता है। जैसे मान लीजिए ये है, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन है। तो ये क्या करता है, ऐसे करके इसको यहाँ पकड़ा और ऐसे करके यहाँ पे उसको पहुंचा दिया, ऐसे करके, फिर यहाँ पे ज्यादा हो गया, ऐसे इस तरह से कुछ पहले व्यू ऐसा है, समझे, फिर व्यू ऐसा हो गया, समझे, इसको ऐसे था, ऐसे पलट दिया, तो यहाँ कंसंट्रेशन चल गया। और कुछ जैसे सोडियम पोटासियम पंप होता है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का पार्ट है। ये जो है ना, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होता है, ये भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होता है, लेकिन ये पोलर है तो ये नॉन पोलर बाइलिपिड लेयर के क्रॉस नहीं कर सकता। इस वजह से इट रिक्वायर्स ए कैरियर प्रोटीन सो दैट इट कैन पास थ्रू नॉन पोलर बाइलिपिड लेयर, नॉन पोलर। और न्यूट्रल सॉल्यूट तो हम लोग जानते ही हैं कि वो सिंपल डिफ्यूजन से पास हो जाएगा। और वाटर भी जो है ना वो भी पास हो जाता है। वाटर की बात करें तो वो उसका ऑस्मोसिस हो जाता है। ऑस्मोसिस क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक स्पेशल केस है डिफ्यूजन का, जिसमें सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। तो ये भी कंसंट्रेशन अलोंग होता है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग द
कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, along द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब आप लोग ये बताइए ग्रेडियंट का मैंने मतलब क्या बताया था? ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। किसी भी चीज का जब डिफरेंस होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो वो चीज एक जगह से दूसरे जगह जाता है। जैसे मान लेते हैं एक हाइड्रोलाइटिक सिस्टम बनाते हैं, हाइड्रोलाइटिक सिस्टम बनाते हैं, अगर पानी यहां तक भर दिए तो ये इसका लेवल फिर बाद में बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहां तक पानी है, इसके अंदर हम लोग पानी पोर कर रहे हैं, तो ये हाइड्रोलाइटिक सिस्टम की वजह से इसमें डिफरेंस होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। हाई चार्ज में हम लोग पढ़ते हैं कि पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है, समझे? इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल होता है। वो भी ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट, लेकिन उसमें पाथ की जरूरत होती है। तो ये पाथ है, इसका ये पाथ है, तो ये जब तक इसका लेवल बराबर नहीं होगा जब तक ये पास करते ही रहेगा। यहाँ पे बराबर हो गया। उसी तरह से जो चीज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होता है, वो उसका एक ग्रेडियंट होना बहुत जरूरी है, मतलब डिफरेंस। यहाँ कंसंट्रेट न्यूट्रल सॉल्यूट का ग्रेडियंट ज्यादा है, न्यूट्रल सॉल्यूट ज्यादा है, यहाँ क्या है, कम है, तो इसका सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो जाएगा। यहाँ पानी ज्यादा है, यहाँ पानी कम है, तो इसका ऑस्मोसिस के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अगर बात करें पोलर मॉलिक्यूल की, अगर बात करें पोलर मॉलिक्यूल की, मान लेते हैं ये पोलर है, इस तरह से बना देते हैं हम लोग, तो ये पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू नॉन पोलर बाइलिपिड लेयर, सो दे रिक्वायर ए कैरियर प्रोटीन, जिसकी वजह से ये पास करता है। अब मैं बता दूं कि देखिए दो एसोसिएटेड प्रोटीन होता है, एसोसिएटेड प्रोटीन, एसोसिएटेड प्रोटीन, लिपिड, लिपिड की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो दो चीज से बना होता है, एक फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड और एसोसिएटेड प्रोटीन। और एसोसिएटेड प्रोटीन दो तरह के होते हैं, एक्सट्रिंसिक, extrinsic on the basis of ease of extraction. Associated protein can be classified into two types, extrinsic और intrinsic। intrinsic भी intrinsic या integral भी कहते हैं। integral ये टोटली बरीड होता है, टोटली बरीड होता है, टोटली बरीड मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में टोटली बरीड या पार्शियली बरीड, पार्शियली बरीड होता है, बरीड होता है, मतलब या तो पूरी तरह से धंसा हुआ है, जैसे मान लेते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये है टोटली बरीड, ये है पार्शियली बरीड। और एक और प्रोटीन होता है जो कि सरफेस पे पेरिफेरी में पाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन। ये पेनिट्रेट नहीं करता है, डज नॉट पेनिट्रेट, डज नॉट पेनिट्रेट सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, समझे? जबकि ये इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है वो पेनिट्रेट करता है, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। तो देखिए सबसे पहले पानी यहाँ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा है, यहाँ ग्रेडियंट कम है, तो ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस। यहाँ तो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पानी का डिफ्यूजन हो गया, न्यूट्रल सॉल्यूट का डिफ्यूजन हो गया, पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये। लेकिन पोलर मॉलिक्यूल जो था वो कैन नॉट पास थ्रू नॉन पोलर बाइलिपिड लेयर। ग्रेडियंट तो है, यहाँ देखिए ज्यादा पोलर है, यहाँ कम पोलर। जैसे मान लेते हैं ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज यहाँ ज्यादा है, यहाँ ग्लूकोज कम है, ग्लूकोज कम है, तो यहाँ ग्रेडियंट तो है, यहाँ हाई कंसंट्रेशन, यहाँ लो कंसंट्रेशन है, यहाँ हाई कंसंट्रेशन, यहाँ लो कंसंट्रेशन, लेकिन पास नहीं हो रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो दो चीज से बना होता है, लिपिड और प्रोटीन। और लिपिड जो होता है वो बना होता है दो तरह का लिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। तो जो फॉस्फोलिपिड होता है वो बाई मॉलिक्यूलर लेयर फॉर्म करता है, समझे? जिसकी वजह से तो क्या होता है कि ये फॉस्फोलिपिड, ये क्या है, नॉन पोलर टेल है, नॉन पोलर टेल है, और ये क्या है, पोलर टेल है, पोलर हेड है। तो एज द पोलर मॉलिक्यूल हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का पार्ट है, तो ये ऐसे करके पास हो गया, यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाया, तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का पार्ट है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन as the polar molecule cannot pass through, as the polar molecule like glucose and amino acid cannot pass through non-polar lipid bilayer, so they require a carrier protein, so they
रिक्वायर, मैं इसको अगले पेज में लिखता हूँ, ठीक है, मिटाते हैं इसको। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट बताना, ये सब जितना भी है ना ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का पार्ट है, चाहे ऑस्मोसिस हो, चाहे सिंपल डिफ्यूजन हो, चाहे फैसिलिटेड डिफ्यूजन है, ये सब क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे सोडियम पोटासियम पंप, जिसकी वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ये जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है ना वाया मतलब फैसिलिटेड डिफ्यूजन, उसमें GLUT4 रिसेप्टर्स काम करता है। GLUT4 इंसुलिन का भी काम होता है उसमें। इंसुलिन जो है वो सेल के अंदर सेलर अपटेक बनाता है, किसका, ग्लूकोज का। तो वही डिटेल जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हमको पता होगा कि कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से पोलर मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर पाता है, इसलिए जरूरत पड़ती है। नेचर आंटी ने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जिसको कहते हैं कैरियर प्रोटीन, जो कि फैसिलिटेट करता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्यों कहा, क्योंकि ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से पोलर मॉलिक्यूल पास कर जाता है नॉन पोलर बाइलिपिड लेयर को, समझे। अब बात करते हैं हम लोग, फैसिलिटेड डिफ्यूजन हो गया, अब बात करते हैं हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो इसमें एक आता है एग्जांपल है इसका, सोडियम पोटासियम पंप। ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब यहाँ पे एटीपी का खर्चा होगा। हम लोग तीन पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम लोग क्या पढ़े, पैसिव ट्रांसपोर्ट में और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, यहाँ एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी, एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी मतलब एटीपी यूटिलाइज होगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम लोग क्या पढ़े, ऑस्मोसिस, इसमें एटीपी लगा नहीं लगा। दूसरा सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन की बात करें तो यहां भी एटीपी नहीं लगा। अब बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, यहां लिखते हैं इसको, बाइफरकेट करते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यहाँ एटीपी का खर्च नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज होता है, मेम्ब्रेन का प्रोटीन यूज होता है। जैसे कैरियर प्रोटीन पढ़े थे ना, एज द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू नॉन पोलर बाइलिपिड लेयर, सो दे रिक्वायर कैरियर प्रोटीन सो दैट ट्रांसपोर्ट कैन हैपन। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन का यूज होता है, समझे। यहाँ भी मेम्ब्रेन प्रोटीन का यूज होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी मेम्ब्रेन प्रोटीन का यूज होता है, समझे। तो इस तरह का कुछ होता है। अब हम लोग अगर ट्राइग्लिसराइड की बात करें या फिर ट्राइग्लिसराइड के स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह इसका ये बना होता है CH2OH, फॉस्फोलिपिड भी इसी से बनता है। तो मान लेते हैं ये COOH है, R1 है, OH है, COR2 है, OH है, COR2 है, मतलब R3 है। मतलब हाइड्रोकार्बन के चेन में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड उससे जुड़ जाता है तो वो फैटी एसिड बन जाता है, समझे। ये क्या है, ट्राइग्लिसराइड है, क्योंकि देखिए 3 फैटी एसिड है, ये एक फैटी एसिड है, ये एक फैटी एसिड है, ये एक फैटी एसिड है, और ये क्या है, ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल। दिस इज ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर, दिस इज व्हाट फैटी एसिड, लेकिन 3 फैटी एसिड है इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ट्राइग्लिसराइड, समझे। अगर इसके एक एंड पे अगर फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाता है तो उसको कहते हैं फॉस्फोलिपिड। मैं बताता हूँ, देखिए कैसे। देखिए एक होता है लेसिथिन, जो कि आप पढ़िएगा कि एल्वियोला, लंग्स का जो लंग्स में एल्वियोली होता है, जो कि गैसियस ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड करवाता है। तो उसमें लेसिथिन का सिक्रेशन होता है। वो लेसिथिन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक कंपोनेंट है, समझे। अगर बात करें फॉस्फोलिपिड की, इसका चर्चा हम लोग बायोमोलिक्यूल में करेंगे। तो CH2OH, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बनेगा CH2OH, COH,
COR1 COR2 P डबल बॉन्ड O OH OH और OH। यहाँ से पानी अलग हो जाएगा, यहाँ से पानी अलग हो जाएगा, यहाँ से पानी अलग हो जाएगा, समझे। तो ये क्या है, फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है, समझे। और हम लोग, और कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फिगर में दिखाऊं आपको, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो इस इधर है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा। और ये पेरिफेरल प्रोटीन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और ये इंटीग्रल प्रोटीन या तो टोटली बरीड होगा या पार्शियली बरीड होगा। इंटीग्रल प्रोटीन को भी इंट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है। ये सब एसोसिएटेड प्रोटीन का पार्ट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो पोलर मॉलिक्यूल है वो पास नहीं कर पाता है, इसलिए उसको जरूरत होती है एसोसिएटेड प्रोटीन की। और ऐसे एसोसिएटेड प्रोटीन दो तरह का होता है, इंटीग्रल और एक्सट्रिंसिक। इंटीग्रल टोटली बरीड होगा और या फिर पार्शियली बरीड होगा, और एक्सट्रिंसिक जो होगा वो पेरिफेरल प्रोटीन होगा, वो पेनिट्रेट नहीं करता है सेल मेम्ब्रेन को, समझे। और फॉस्फोलिपिड जो होता है वो फॉर्म करता है बाइमोलिक्यूलर लेयर इन लिपिड पार्ट। और हम लोग अब हम एक चीज बताते हैं आपको, ऑस्मोसिस जो है इसमें लिख ही देते हैं सारा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की थ्रू अलोंग होता है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगेंस्ट, इसको रहने देते हैं। एटीपी यूज होता है नहीं, सिंपल डिफ्यूजन में नहीं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में नहीं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हाँ। मेम्ब्रेन प्रोटीन सिर्फ दो में पार्ट करता है, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में F.D से समझ आई, मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज इसमें और इसमें, समझे। एक टर्म है फ्लूइडिटी। देखिए प्रोटीन जो है ना वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं शो कर पाता है। जो ये जो पेरिफेरल प्रोटीन मैंने बनाया था, पेरिफेरल प्रोटीन ये फ्लिप फ्लॉप नहीं दिखाता है। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, अप डाउन मूवमेंट। जैसे मान लेते हैं ये फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, अप डाउन मूवमेंट, ऐसे है ऐसे, ऐसे है ऐसे हो गया, ये क्या है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है, ये क्या है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है। लेकिन जो लिपिड है, ये फ्लिप फ्लॉप भी दिखाता है, फ्लिप फ्लॉप यानी फ्लिप फ्लॉप, इसको कहते हैं अप डाउन, ये वाला। अगर इसको विजुअलाइज किया जाए तो ये फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप किया फ्लॉप किया, समझे। और फ्लिप फ्लॉप करता है, जबकि ये साइड बाय साइड भी करता है, साइड बाय साइड, इसको हम लोग लेटरल कहते हैं, लेटरली। तो ये भी करता है। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है कि प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप नहीं करता, बाकी सब सारे मूवमेंट करते हैं। मतलब अगर बात करें लिपिड की, तो लिपिड की बात करें तो ये फ्लिप फ्लॉप भी करता है और लेटरल मूवमेंट भी करता है। लेटरल मूवमेंट मतलब क्या, ऐसे पास हो रहा है, ऐसे, समझे। लेकिन ये फ्लिप फ्लॉप भी करता है, लिपिड ऐसे भी करता है, और प्रोटीन जो है वो फ्लिप फ्लॉप नहीं करता है। मतलब प्रोटीन ऐसे मूवमेंट नहीं करता है, ये साइड वाइज मूवमेंट करता है। द एबिलिटी ऑफ प्रोटीन टू मूव साइड बाय साइड, that is laterally is measured in terms of is called fluidity। अगर बात करें क्वाजी फ्लूइड नेचर, हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन के महासागर में लिपिड के महासागर में प्रोटीन का आइसबर्ग फ्लोट कर रहा है, समझे। दो तरह का लिपिड है, फॉस्फोलिपिड जो कि मेजर है, कोलेस्ट्रॉल कुछ है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये जो क्वाजी फ्लूइड नेचर है
लिपिड क्या करता है, लिपिड को अगर किसी पानी में रख दीजिए तो वो तैरने लगेगा। तो वो जो चीज है क्वाजी फ्लूइड नेचर, वो किस चीज में मदद करता है, एंडोसाइटोसिस, सेल मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में मदद करता है, सेल टू सेल इंटरेक्शन में मदद करता है। फिर एक और चीज है सिक्रेशन में मदद करता है, इंडोसाइटोसिस में मदद करता है। क्वाजी फ्लूइड नेचर, क्वाजी फ्लूइड नेचर इंस्योर्स, पहला इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस क्या होता है, इंडोसाइटोसिस मतलब जैसे कोई फूड है, अमीबा की बात करें, अमीबा की बात करें तो उसका ये न्यूक्लियस है, तो ये क्या करता है, सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसको अंदर कर लेता है, इसको कहते हैं इंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब होता है कि कोई फूड या सॉलिड पार्टिकल, समझे, उसको सेल के अंदर करना और उसके अंदर उसको एक फैगोसोम बना लेता है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनेल विच स्टोर फूड इज कॉल्ड फैगोसोम, ये पढ़ेंगे हम लोग। तो इस तरह से इंडोसाइटोसिस होता है। एक्सोसाइटोसिस भी हो सकता है, एक्सोसाइटोसिस भी क्वाजी फ्लूइड नेचर का। तीसरा सिक्रेशन, समझे। चौथा इंटरेक्शन, इंटरेक्शन में भी मदद करता है, इंटरेक्शन। तीसरा एंटीजन, एंटीजन स्पेसिफिसिटी। इसका मतलब क्या होता है, देखिए एक चीज आप लोग रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि जो जोना पेलोसिडा होता है उसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन्स का लेयर बनता है, जिसकी वजह से जो वो इंश्योर करता है कि सिर्फ और सिर्फ स्पर्म का सेल, सिर्फ और सिर्फ स्पर्म का सेल उसको पेनिट्रेट कर सके। मतलब ह्यूमन का रिप्रोडक्शन, ह्यूमन के साथ वो एंटीजन स्पेसिफिसिटी कौन प्रोवाइड करता है, ग्लाइको प्रोटीन्स होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर लगे होते हैं। वो कौन प्रोवाइड करता है, क्वाजी फ्लूइड नेचर ही प्रोवाइड करता है। इसको कहते हैं इंडोसाइटोसिस, मतलब अमीबा के अंदर फूड जा रहा है और वहां से वो न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहा है। एक्सोसाइटोसिस मतलब वोमिटिंग, वोमिटिंग मतलब जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालना। सिक्रेशन मतलब, सिक्रेशन हमेशा यूजफुल सब्सटेंस का होता है। इंटरेक्शन मतलब समझ गए, इंटरेक्ट करने में मदद करता है। एंटीजन स्पेसिफिसिटी में भी मदद करता है। जैसे जोना पेलोसिडा के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर होता है। अगर बात करें किसी सेकेंडरी oocyte का, तो सेकेंडरी oocyte पे जोना पेलोसुडा होता है। वैसे तो अगर बात करें जोना पेलोसिडा की, तो वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि टर्शियरी फॉलिकल में बनता है, टर्शियरी फॉलिकल में बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो प्राइमरी फॉलिकल से ही प्रेजेंट रहता है। एनसीईआरटी का ये ब्लंडर है। वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जोना पेलोसिडा जो है वो प्रेजेंट होता है टर्शियरी फॉलिकल में, लेकिन वो प्राइमरी फॉलिकल से ही प्रेजेंट होता है। इसका मतलब क्या, वो मियोसिस 1 से पहले भी प्रेजेंट है। लेकिन अगर बात करें एनसीईआरटी के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो मियोसिस 1 से पहले उसमें टर्शियरी फॉलिकल में प्रेजेंट होता है। अगर मियोसिस 1 हुआ तो सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बना, सेकेंडरी oocyte पे जोना पेलोसिडा का लेयर होता है, समझे। वही हेल्प करता है आपको। उसमें रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सेल टू सेल इंटरेक्शन और एंटीजन स्पेसिफिसिटी में मदद करता है। ठीक है, अब हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई डाउट है हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तो प्लीज कमेंट कीजिए। और अब हम लोग न्यूक्लियस स्टार्ट कर रहे हैं। मार्कर, मेम्ब्रेन प्रोटीन किस किस चीज में लग रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में और फैसिलिटेट डिफ्यूजन में, समझे। पोलर मॉलिक्यूल पास नहीं हो पा रहा था नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर से। नॉन पोलर टेल है, जो लिपिड लेग्स है, जो टेल्स था ये क्या है, लिपिड लेग्स ही तो है। ये क्या है, लिपिड लेग्स, लिपिड लेग्स, लिपिड लेग्स। तो इस वजह से कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, जो कि यहाँ से पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि ग्लूकोज और अमीनो एसिड, ग्लूकोज और अमीनो एसिड को क्या करवाता है, ऐसे करके ट्रांसपोर्ट करवाता है along the concentration gradient। सिर्फ और सिर्फ याद रखिए कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सिर्फ एक ही चीज का एग्जांपल है, वो उसको कहते हैं हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कितना देर हुआ, हो गया 1 घंटा, अच्छा ठीक। अब हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए एक चीज होता है कि न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर
न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, क्रोमेटिन होता है, क्रोमोसोम होता है। देखिए कंफ्यूजन ये है कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन भी होता है, क्रोमोसोम भी होता है, समझे। लेकिन क्रोमेटिन जो होता है वो इंटरफेस का पार्ट है। अगर बात करते हैं थोड़ा सेल साइकिल की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि माइटोसिस जो होता है वो माइटोसिस जो होता है इसका फंक्शन होता है पहला ग्रोथ, समझे। और मियोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है? प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड phase in sexually reproducing organism which ensure production of haploid phase in sexually reproducing organism after fertilization. न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, दूसरा ग्रोथ। माइटोसिस और मियोसिस का जो सिग्निफिकेंस है वो यही है। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस है ग्रोथ और दूसरा न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करना, मेंटेन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, समझे। और मियोसिस इंश्योर करता है प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म सो दैट आफ्टर फर्टिलाइजेशन डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल रिमेन कंजर्व, इस तरह से। तो एक्चुअली होता क्या है माइटोसिस मियोसिस में अगर माइटोसिस की बात करें तो अगर माइटोसिस के सेल साइकिल की बात करें तो उसमें 3 फेज होता है, G1 S G2। इसको हम लोग इंटरफेज कहते हैं, इंटरफेज इसको क्या कहते हैं? इंटरफेज। और इसमें एम फेज को माइटोसिस भी कहते हैं। इसमें आता है प्रोफेज। देखिए मियोसिस जो होता है ना वो कुछ देर के लिए ही होता है, जर्म सेल्स में होता है, इसलिए मियोसिस के लिए कोई अलग नाम नहीं। लेकिन जो माइटोसिस है वो हमारे सारे सेल्स में होता है एक्सेप्ट जर्म सेल्स की बात करें तो जैसे चीक सेल हो गया, लीवर सेल हो गया, पैंक्रियाज, उसमें रिपेयर हो रहा है, रिपेयर में भी मदद कर रहा है। ग्रोथ एंड रिपेयर में भी इसका सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो माइटोसिस हमारे मोस्ट ऑफ द सेल्स में चल रहा है, समझे। लेकिन मियोसिस एक सर्टेन टाइम पीरियड में ही चलता है, इस वजह से जो एम फेज है उसको हम लोग माइटोसिस कहते हैं। जब हम लोग सेल साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा ये चीज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। तो इसमें अगर क्रोमोसोम नंबर अगर मान लेते हैं माइटोसिस, अगर मियोसिस, तो हम मियोसिस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मियोसिस जो बात करें, मियोसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिप्लॉयड सेल, जैसे मान लेते हैं ये अंकल है, इसमें डिप्लॉयड है, तो इससे जो गैमेट बना ना वो हैप्लॉयड होगा गैमेट, ये स्पर्म है, स्पर्म। अगर मान लेते हैं ये कोई आंटी है, इनका ओवम बना थ्रू गैमेटोजेनेसिस, समझे। इससे क्या बना? ओवम बना। ओवम क्या है? हैप्लॉइड। ये क्या है? डिप्लॉइड। Meiosis ensures production of haploid phase in sexually reproducing organism, which ensures or conserve chromosome number after fertilization. इसका जो फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ से जाइगोट बनेगा जो 2n होगा। ये यूनिसेलर है, जाइगोट जो होता है ना वो यूनिसेलर होता है। जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है वो एक सेल से राइज होते हैं जिसको कहते हैं हम लोग जाइगोट, और वो यूनिसेलुलर होता है। फिर इससे माइटोसिस हुआ, इसमें ग्रोथ हुआ माइटोसिस। इसमें क्या होता है? इसके बाद क्या होता है? माइटोसिस होता है, जिससे फिर नया ऑर्गेनिज्म बनता है। इसको मान लेते हैं डॉक्टर बना देते हैं, ठीक है। तो देखिए
एक चीज है, मेंडल साहब का थोड़ा चर्चा कर देते हैं। समथिंग बीइंग स्टेबली पास्ड अनचेंज्ड मैनर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग दैट थ्रू गैमेट्स, दैट समथिंग इज कॉल्ड फैक्टर। और वो फैक्टर क्या है? फैक्टर यानी जीन। मेंडल साहब ने फैक्टर बोला था, फैक्टर इज इक्वल टू जीन, समझे। और वो जो जीन है वो प्रेजेंट होता है किस पे? क्रोमोजोम पे। और क्रोमोजोम कहाँ होता है? न्यूक्लियस पे, न्यूक्लियस के अंदर। अब समझे मैं न्यूक्लियस स्टार्ट करने वक्त इस टॉपिक का क्या क्यों जिक्र किया, ठीक है। और ये जो माइटोसिस है ये रेस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स, डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स इन एनिमल्स, इन एनिमल्स इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स। और जबकि प्लांट में बात करें तो हैप्लॉइड सेल्स भी माइटोसिस करवाता है, लेकिन एनिमल्स की बात करें तो ये सोमैटिक सेल्स का, डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स का फीचर है। इसका एक्सेप्शन भी है, हम लोग जब सेल साइकिल पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा। अब बात करते हैं, अगर देखिए इंटरफेज में जो भी मटेरियल होता है उसको हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन, यहाँ भी क्रोमैटिन है, यहाँ भी क्रोमैटिन है, यहाँ भी क्रोमैटिन है। न्यूक्लियस के अंदर ये सेल में मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है। लेकिन अगर इसको क्रोमोसोम के थ्रू दिखाए, अगर मान लेते हैं इसको मान लेते हैं क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में हमको बताना हो तो इसको कुछ इस तरह से दिखाते हैं। अगर मान लेते हैं माइटोसिस डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स, यानी कि एनिमल के डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में हो रहा है, तो कुछ इस तरह का होता है। G1 है, ये S है, ये G2 है। तो यहाँ पे क्या होता है? कुछ इस तरह का होता है। ये 23 इधर, 23 इधर, मान लेते हैं ह्यूमन इस तरह से होगा कुछ, समझे। और इसके अंदर डीएनए होगा, डबल स्टैंडर्ड, समझे। तो ये होगा। एस फेज में हम लोग जानते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर जो रहता है वो सेम रहता है। क्रोमोसोम नंबर हमेशा याद रखिए, निकालने का एक बेहतर ट्रिक है कि नंबर ऑफ सेंट्रोमियर इज इक्वल टू क्रोमोसोम नंबर। अब सेंट्रोमियर क्या है आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये जो है ना, ये सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर होता है। अगर इसको मैं मिटाता हूँ, मियोसिस के का सिग्निफिकेंस तो हम लोग जान ही लिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। इसको अच्छे से बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब जिक्र किए हैं तो इसको थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। देखिए माइटोसिस इन ह्यूमन, मैं इंक खिला देता हूँ, थोड़ा सा इंक डाल देते हैं मार्कर का पूरा। दो मिनट वेट कीजिए बस आप लोग। इधर उल्टा हुआ है।
ये G1 है, ये S है और ये G2 है। G1 प्लस S प्लस G2 इज इक्वल टू इंटरफेज, और इंटरफेज में जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन। और यहाँ जो ये M, दिस इज कॉल्ड व्हाट, M फेज, M फेज। इसको हम लोग कहते हैं, इसमें क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम इज विजिबल, समझिए, क्रोमोसोम होता है। अगर जेनेटिक मटेरियल को बनाने का स्टार्ट करें तो इस तरह का कुछ बनता है, 23 इधर 23 इधर, हम लोग जानते हैं। तो 2n/2c होता है। n डिनोट करता है क्रोमोसोम का नंबर को, c डिनोट करता है अमाउंट ऑफ डीएनए को, c बताता है अमाउंट ऑफ डीएनए, जबकि n बताता है क्रोमोसोम नंबर। और एक चीज हमेशा याद रखिए, एक रूल है, अगर बात पढ़ने का एक रूल है, n होता है क्रोमोसोम नंबर। एक रूल है कि नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, ये जो है ना, ये यहाँ पे सेंट्रोमियर होता है, ऐसे एक्चुअली में ऐसा कुछ होता है, ऐसे होता है कुछ, और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, समझे। डबल स्टैंडर्ड, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम, समझे। तो ये आया मदर से, ये आया फादर से, तो इसके 23 मान लेते, ऐसे करके इसके इतना 23 होगा, इसके जैसा 23 होगा, इसके जैसा 23 होगा, इसके जैसा 23 होगा। अब क्या हुआ, एस फेज का फीचर होता है डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ पे क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। जब मैं आपको एक चीज होता है कि डीएनए से जब डीएनए बनता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं, रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, समझे। तो यहाँ रेप्लिकेशन की वजह से कुछ इस तरह का हो जाता है, ऐसे हो जाता है। इंटू 23 इंटू 23, इसके जैसा 23, इसके जैसा 23। एम फेज, G2 फेज में भी कुछ इस तरह का ही होता है, 23 इसके जैसे 23, इसके जैसे 23। अब इसमें एम फेज की बात करें तो इसमें होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। इसको मैं डिटेल में सेल साइकिल में पढ़ाऊंगा, अभी आप लोग बस देखिए। टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। एम फेज को दो भाग में बांटा है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो टीलोफेज तक कैरियोकाइनेसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस मतलब, और साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, और कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन, समझे। तो प्रोफेज में भी कुछ इस तरह का ही होता है। प्रोफेज में भी एक्चुअली होता क्या है ना, प्रोफेज का फीचर की बात करें तो इसमें ना होता क्या है, सबसे पहले प्रोफेज में सेंट्रोइलर मूवमेंट होगा। अगर बात सेंट्रोइलर मूवमेंट, MHC याद रखिए, मेन डीएनए रेप्लिकेशन, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस, सेंट्रोइड डुप्लीकेशन। यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जिसकी वजह से स्पाइंडल फाइबर बनता है, और वो स्पिंडल फाइबर फिर क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर को स्प्लिट करने में मदद करता है, अगर माइटोसिस की बात कर रहे हैं तो। एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है। मेटाफेज की बात करें तो मेटाफेज में क्या होता है, 46 ऐसे, अगर मान लीजिए ये सेल है तो इतना हो जाएगा। यहाँ पे प्रोफेज में कैसे भी रहता है, यहाँ पे क्रोमोसोम एक्चुअली विजिबल होता है लाइट माइक्रोस्कोप में, विजिबल इन लाइट माइक्रोस्कोप। ये भी नीट का क्वेश्चन है कि प्रोफेज में जो होता है ना वो लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल होता है, इस तरह का कुछ होता है। और मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज इज लाइक सबको इकट्ठा करना, चलो सब पार्टी होगा, आज सब इकट्ठा हो, उसके बाद फिर कांग्रेशन होगा, उसको कहते हैं हम लोग मेटाफेज। मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट द इक्वेटोरियल प्लेट। जो सेल होता है, सेल होता है, उसके
इक्वेटोरियल प्लेट पे, इक्वेटोरियल मतलब ये इक्वेटर है, अगर ज्योग्राफी की बात करें ये इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल प्लेट पे 46 क्रोमोसोम ऐसे करके इकट्ठा हो जाते हैं। और एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है। सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा तो इसके इतने, इसके इतने, इसके 46 और इसके 46, तो एक जगह से यहाँ पे 4n, यहाँ पे 4n हो जाना चाहिए, लेकिन ये एक ही सेल के अंदर होता है और ये बहुत ही कम समय के लिए होता है। इस वजह से फिर हम लोग का क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होता है, मतलब सोमैटिक सेल का 2n इक्वल टू 46 से 92 नहीं हो जाता है। इस समझे। यहाँ पे सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रोमियर, ये क्या है, सेंट्रोमियर है, तो यहाँ पे सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा तो कुछ इस तरह का हो जाएगा। इसके इतने 46, और टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज इज द स्टेज ऑफ 2 न्यूक्लियस, ऐसे होता है, टीलोफेज इज द स्टेज ऑफ 2 न्यूक्लियस, और यहाँ पे न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है। इसको प्रोसेस याद करने का होता है, कैन डांस साला, पप्पू कैन डांस साला, सेंट्रोइनल मूवमेंट, क्रोमेटिन कंडेंसेशन। क्रोमेटिन जब कंडेंस होता है तो वो क्रोमोसोम बना लेता है। इंटरफेज में क्या होता है, क्रोमेटिन होता है, क्योंकि वहां पे जरूरत नहीं होती है कि किसी सेल में बंटवारा करने के लिए। जब लोग इकट्ठा होंगे, जैसे अगर मान ले कोई ऊन का गोला है, अगर ऊन का गोला अगर उसको फैला दिया जाए तो उसका बंटवारा करना कितना मुश्किल होगा, लेकिन वही अगर ऊन का टुकड़ा छोटा सा है तो उसको ऐसे बीच से काट के दे सकते हैं, 2 सेल के बीच में बांट सकते हैं। तो माइटोसिस में क्या होता है कि आइडेंटिकल डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, मतलब कि अगर 2n है तो 2n होगा, समझे। तो यहाँ से 46 हुए, यहाँ पे फिर अगर बात करें यहाँ पे तो कुछ इस तरह का होता है, ऐसे ऐसे इतना 46 इधर, 46 इधर, समझे। और साइटोकाइनेसिस में हम लोग जानते ही हैं, कि 2 पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, साइटोकाइनेसिस में 2 सेल्स बन जाते हैं, और यहाँ पे भी कुछ इस तरह का। देखिए एक चीज देखिए, यहाँ भी 23 इधर, 23 इधर, तो ये देखिए ये सेल और ये सेल एक जैसा है ना। साइटोकाइनेसिस के बाद जो सेल बना और जीवन में जो सेल है वो भी देखिए, इसके 23 एक मदर से इधर आया, एक फादर से इधर आया, ये मदर से, ये फादर से। तो देखिए इंटैक्ट जीनोम्स आर प्रेजेंट, लेकिन इस हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि माइटोसिस आइडेंटिकल डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस। मतलब देखिए माइटोसिस में ऐसे ऐसे हुआ, यहाँ 2n/2c था, यहाँ 2n/4c हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि डीएनए कंटेंट डबल हुआ है। यहाँ क्या है, 2n/4c है, यहाँ क्या है, 2n/4c ही है। यहाँ टीलोफेज में क्या है, मेटाफेज में क्या है, 2n/4c है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये n/2c हो गया, ये n/2c हो गया, क्योंकि डीएनए का कंटेंट आधा हो गया। इस तरह से कुछ ऐसा है। यहाँ पे क्या है, n/2c, 2n ही है, 2n/2c, 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 समझे। अगर इसके बात करें तो यहाँ 2n/2c और साइटोकाइनेसिस के बाद देखिए, तो देखिए 2n यहाँ अब एक चीज देखिए, यहाँ डीएनए कंटेंट डबल हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, तो यहाँ 2c से 4c हो गया। और 2n इसलिए दिखा जाता है क्योंकि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, एक सेट ये है, एक सेट ये है, और इसके कितने जोड़े हैं, 23 जोड़े हैं। उसमें से 23 मदर से आए, 23 फादर से आए। तो यहाँ पे इस तरह से प्रोफेज में ऐसा कुछ नहीं होता है क्रोमोसोम के साथ, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रोफेज में बस क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल गेट कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम, और मेटाफेज में कांग्रेगेशन हो जाता है, सब मेटाफेजिक प्लेट पे, इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो जाते हैं। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि सेंट्रोमियर डिवीजन होता है, यहाँ भी 2n/4c, 2n/4c, 2n/2c, 2n/2c, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। टीलोफेज द स्टेज ऑफ 2 न्यूक्लियस, और फिर यहाँ से 2n/2c निकल। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि 2n/2c रूल आप लोग को ठीक लगा होगा। अब हम लोग न्यूक्लियस स्टार्ट कर रहे हैं।
न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। मोस्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, हम लोग जानते हैं कि जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम में होता है, तो इसलिए कहा जाता है मोस्ट ऑफ द, ये वाला फिगर अभी तो देखे ही, माइटोसिस और मियोसिस में, माइटोसिस में मोस्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। सम ऑफ द genetic material is also present inside mitochondria and chloroplast। कितना देर हुआ? 1 घंटा हो गया। देखो वॉच टाइम देखो तो कितना हुआ? 56 मिनट। इतना ही कंटेंट, इतना ही मेरा जीबी का मेमोरी भी है, इसलिए पॉज करना पड़ेगा। ठीक। सम ऑफ द जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, समझे? तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, तो इस तरह से कुछ होगा, ऐसे 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 ऐसे। इसके अंदर क्या है? क्रोमैटिन। अगर मान लें इंटरफेस की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या होगा? क्रोमैटिन होगा। और हम लोग जानते हैं कि इससे आरएनए और प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये जो है ना, ये दिस इज व्हाट? न्यूक्लियोप्लाज्म। और यहाँ पे एक डेंसली स्ट्रेंड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस, वो स्फेरिकल होता है। अगर न्यूक्लियस की बात करें, ये स्फेरिकल होता है या ओवल होता है? ओवल होता है, जस्ट लाइक न्यूक्लियोलस। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, प्लाज्म, न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस का मैट्रिक्स इज न्यूक्लियोप्लाज्म, और यहाँ पे क्या है? साइटोप्लाज्म, समझे? समझे? इसके बाद बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर is formed due to fusion of outer nuclear membrane and inner nuclear membrane। ये जो है ना, ये ड्यू टू ये आउटर है, ये इनर है, तो ये इस दोनों के फ्यूजन से एक पोर बनता है, इसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर, जिसके थ्रू आरएनए और प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होता है। आरएनए और प्रोटीन का इसको अगले फेज में दिखाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी था इसलिए मैंने लिख दिया। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, मैंने बताया था याद करने के 3 तरह के ऑर्गेनेल होते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेनलेस, ये बता चुका इसलिए फास्ट बताऊँ, मेम्ब्रेनलेस और एक सिंगल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन बाउंड में क्या था? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। मेम्ब्रेनलेस में क्या था? आरसीबी नॉट आउट। तो राइबोसोम, सेंट्रोइड, सेंट्रोसोम, बेसल बॉडी, न्यूक्लियोलस। Nucleolus is continuous with nucleoplasm because it does not have any membrane. Nucleolus is continuous, मतलब continuous, it does not have any membrane, और ये spherical और oval होता है, समझे? मिटाता हूँ मैं इसको और एक अच्छा सा बनाता हूँ फिगर में। देखिए, अगर बात करें किसी क्रोमोसोम की, कुछ इस तरह का होता है। अभी एक ही सही समझा रहा हूं मैं। तो यहाँ पे क्या होता है? ऐसे करके ऐसे होता है, तो इसको कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। इसको कहते हैं हम लोग सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। और ये क्या है? सैटेलाइट है, सैटेलाइट दिख रहा है आपको? सैटेलाइट जैसे ऐसे। तो ये जो क्रोमैटिन है, ये क्रोमोसोम है, सॉरी। तो देखिए, ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है जिसको हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं, सेंट्रोमियर। और
इसके पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के अकॉर्डिंग भी क्रोमोसोम को हम 4 पार्ट में भागते हैं, सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में बीच में होगा, सब मेटासेंट्रिक में स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल, एक्रोसेंट्रिक में टुवार्ड्स एंड होगा, टीलोसेंट्रिक में टी से टीलोसेंट्रिक, टी से टर्मिनल, इस तरह से कुछ होता है। ये मैं आगे बताऊंगा, समझे? ठीक है। अब न्यूक्लियस का अगर फिगर बनाते हैं, इतना तो आपको समझ आ गया, इसको मिटाता हूं मैं। अगर मैं इसका फिगर बनाता हूं तो मान लेते हैं ये कोई सेल है, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसको अभी बड़ा बनाना है, इसको भी बड़ा बनाते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या है, क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन। और कहीं कहीं पे ऐसे ऐसे थिकेंड होता है, थिकेंड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। ये क्या है, मेम्ब्रेनलेस है, मेम्ब्रेनलेस है, मेम्ब्रेनलेस है, डेंसली स्टेन्ड। ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ONM से लिख देते हैं। ये क्या है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है। ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियस का मैट्रिक्स न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। ये क्या है, क्रोमैटिन है। क्रोमैटिन इज व्हाट, विच इज विजिबल इन इंटरफेस G1s और G2, G1s और G2 फेज में क्या होता है, क्रोमैटिन मटेरियल होता है। लेकिन जब सेल डिवीजन होना रहता है तो वही क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनता है। किस फेज में, प्रोफेज में। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको, सॉरी इसी लेक्चर में बताया है, ठीक है। और ये न्यूक्लियर पोर्स है, ये क्या है, न्यूक्लियर पोर, जिसके थ्रू RNA और प्रोटीन का फ्लो होता है इन बोथ डायरेक्शन। इसलिए मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में जो भी रिवर्सियल रिएक्शन होता है उस तरह का डायरेक्शन बनाया है, ऐसे ऐसे, क्योंकि प्रोटीन और RNA का ट्रांसपोर्ट होता है। और ये जो न्यूक्लियस है ना, ये राइबोसोम फैक्ट्री होता है, राइबोसोम बनाता है, राइबोसोम फैक्ट्री इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस, समझे? और ये इसके अंदर ऑर्गेनेल होगा, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, फिर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होंगे। और अगर इस यही जब प्रोफेज आता है तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाता है, समझे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है। फिर यहाँ पे जो सेंट्रॉइल होता है, ये अपोजिट पोल पे जाना शुरू कर देता है। MSc से मैंने याद करवाया था, MSc में DNA रेप्लिकेशन होता है, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस होता है और सेंट्रॉइल डुप्लीकेशन होता है। किसमें, DNA रेप्लिकेशन, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस और सेंट्रॉइल डुप्लीकेशन किस फेज में होता है, S फेज में। और वही जो सेंट्रॉइल का डुप्लीकेशन हुआ तो उससे जो सेंट्रोजोम बना, तो वही सेंट्रोजोम फिर वही सेंट्रॉइल जब फिर अपोजिट पोल पे जाता है ताकि स्पिंडल फाइबर से अटैच होके फिर क्रोमोसोम को सेंट्रोमियर को स्प्लिट करने में मदद करे और फिर वो 2 सेल में बांट सके। किस चीज को, यही इसी क्रोमोसोम को। और ये जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है, ये बना होता है आपको DNA का, RNA का, प्रोटीन का, समझे? DNA RNA प्रोटीन इस तरह का, इस चीज का बना होता है। हिस्टोन का भी बना होता है, DNA RNA प्रोटीन और हिस्टोन। मैं मिटाता हूं इसको। On the basis of position of centromere, chromosomes are classified into 4 types। पहला, नाम में काम छुपा हुआ है, मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक मतलब मिडिल सेंट्रोमियर, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक,
टीलोसेंट्रिक, 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 सेंट्रिक। इसका जो शेप होता है ना वो वी होता है, वी एल जे आई। मिडिल सेंट्रोमियर, मिडिल सेंट्रोमियर, इसमें जो सेंट्रोमियर होता है वो मिडिल होता है। ये स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल, स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल ऑफ क्रोमोसोम, मिडिल ऑफ क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक में टुवर्ड्स एंड, टुवर्ड्स इट्स एंड। टर्मिनल सेंट्रोमियर, टर्मिनल, टी से टीलोसेंट्रिक, टी से टर्मिनल, टर्मिनल सेंट्रोमियर। देखिए अब ट्रिक है याद करने का क्या, सब मेटासेंट्रिक में एस है और बी है, एम है, सब मेटासेंट्रिक ऐसे आती है। इसमें याद रखिए स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल ऑफ क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक मतलब मेटा मतलब बीच तो मिडिल ऑफ सेंट्रोमियर, मिडिल ऑफ क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक टुवर्ड्स इट, ये आपको याद करना पड़ेगा, नहीं याद है तो इस तीन को याद कर लीजिए, फिर ये याद हो जाएगा आपको। फिर देखिए टी से टीलोसेंट्रिक, टी से टर्मिनल सेंट्रोमियर, समझे, टी से टीलोसेंट्रिक और टी से टर्मिनल। सब मेटासेंट्रिक में एस एम याद कीजिए, सब मेटासेंट्रिक लिखिए और एस एम को देखिए, उसमें फिर एनालाइज करके बताइए कि स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल, स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल ऑफ क्रोमोसोम, समझे। इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरह का होता है, ये मिडिल है, ये स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल होता है। इसको अगर अति बना लेते हैं तो देखिए ये V जैसा दिख रहा है, ये L जैसा दिख रहा है। इसको अगर ऐसे बनाए, इसको ऐसे करके पलटे और इसको ऐसे करें तो ये, और ये J जैसा दिख रहा है, ऐसे J और ये I, तो इसलिए कहा जाता है VLJI, समझे। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, VLJI। मेटासेंट्रिक सबसे मेटासेंट्रिक, उसके बाद सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। V शेप, L शेप, J शेप, I शेप, समझे। पी आर्म को कहते हैं शॉर्ट आर्म, इसमें पी बाई क्यू रेशियो होता है। पी को कहते हैं हम शॉर्ट आर्म, क्यू को कहते हैं लॉन्ग आर्म। ये तो इसमें पी बाई क्यू मैक्सिमम होता है, पी बाई क्यू रेशियो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम। इसमें क्यू बाई पी मैक्सिमम होता है, क्यू बाई पी मैक्सिमम होता है, समझे। टीलोसेंट्रिक में पी बाई क्यू और पी क्यू बाई पी रेशियो नहीं देखा जाता है, क्योंकि उसमें मतलब टर्मिनल सेंट्रोमियर है, उसमें ऐसा उस जैसा कुछ नहीं होता है, समझे। तो पी मतलब शॉर्ट आर्म बाय लॉन्ग आर्म। तो पी बाई क्यू मैक्सिमम किस में है, मेटासेंट्रिक में। पी बाई क्यू इज इक्वल टू 1, क्यों, क्योंकि मिडिल में है, मिडिल ऑफ क्रोमोसोम, मिडिल सेंट्रोमियर है। तो क्रोमोसोम को मतलब कि दो भाग में बांटा, एक पी में एक क्यू में, और दोनों बराबर है तो पी बाई क्यू मैक्सिमम है, और इसका रेशियो जो है वो 1 है। और अगर क्यू बाई पी है तो ये मैक्सिमम है एक्रोसेंट्रिक में। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस आगे देखने हैं तो प्लीज़ कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।